कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। यार, मेरा एक छोटा सा काम कर दोगी? अपना बैग लेकर हाल में आते हुए वरुण ने पूछा। मेरी कैपेसिटी के अंदर का हुआ तो ज़रूर कर दूंगी, हाल में अनन्या ने कुछ अनमनी ढंग से जवाब दिया। तुम्हारी कैपेसिटी के अंदर का ही है। एक्चुअली तुम्हें मेरे हॉस्पिटल तक जाकर रिसेप्शन पर मेरा रेजिग्नेशन लेटर देना है। क्यों, तुमने अभी तक उस हॉस्पिटल से रिजाइन नहीं किया क्या? अनऑफिशियली तो कर दिया है, बट ऑफिशियली नहीं किया है। मतलब मैंने कल शाम को घर आने के बाद हॉस्पिटल के डायरेक्टर को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था कि आज से मैं उनके हॉस्पिटल को अपनी सर्विस नहीं दे पाऊँगा, बट उन्होंने मुझे अपनी सर्विस से फ्री करने के लिए मुझसे मेरी रेजिग्नेशन लेटर की ओरिजिनल कॉपी मांगी है, जिसे मैं खुद देने जाऊंगा। तो उस हॉस्पिटल के स्टाफ के कुछ ऐसे लोग और वहां एडमिट कुछ ऐसे पेशेंट जिनके सेंटिमेंट्स मेरे साथ अटैच हुए गए हैं, उदास हो जाएंगे और उन्हें उदास देखकर मैं भी परेशान हो जाऊंगा। इसलिए उन्हें मेरे रिजाइन के बारे में पता होने से पहले ही मैं इस शहर की सीमा के बाहर निकल जाना चाहता, ताकि उनमें से कोई मुझसे मिलना भी चाहे तो मैं मिल पाने में अपनी असमर्थता बताकर अपने चाहने वालों का उदास चेहरा देखने से बच जाऊँ। अच्छा, तो तुम इसी वजह से कॉलेज से एमडी की डिग्री मिलने के बाद फेयरवेल सेरेमनी अटेंड ना करके चुपचाप खिसक कर आ गए थे, ताकि तुम कॉलेज में अपने चाहने वालों के उदास चेहरे देखने से बच जाओ। हाँ, मुझे लगा था कि तुम्हें कोई ज़रूरी काम होगा, इसलिए तुमने फेयरवेल सेरेमनी अटेंड नहीं की होगी। उस दिन मुझे कोई ज़रूरी काम नहीं था। अब ये फिजूल की बातें छोड़ो और ये बताओ कि मेरा ये काम करोगी या नहीं? कर दूंगी, थैंक्स, कहकर वरुण ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर अनन्या को दे दिया। सुनो, मुझे भी तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। बोलो, तुम अपने हॉस्पिटल में मुझे जॉब दिला सकते हो क्या? यार, तुम एमबीबीएस के बाद एमएस या एमडी कर लेती तो तुम्हें उस हॉस्पिटल में किसी की सिफारिश के बिना ही आसानी से जॉब मिल जाता, बट इट मीन्स उस हॉस्पिटल में एमबीबीएस डिग्री होल्डर के लिए कोई जॉब नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि इस टाइप के प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे बचाने के लिए एमबीबीएस डॉक्टर का काम कंपाउंडर और नर्स से ही लिया जाता है, इसलिए इनमें एमबीबीएस डिग्री होल्डर्स की पोस्ट काफ़ी रखी जाती है। फिर भी मैं ट्राई करके देख लेता हूँ कि क्या हो सकता है। सुनो, यदि वहाँ मुझे एज अ डॉक्टर जॉब मिल जाने की पॉसिबिलिटी नज़र ना आए तो मुझे एज अ नर्स ही जॉब दिला देना। ओके, कहकर वरुण ने अपने मोबाइल से कॉल करके करीब 5 मिनट तक किसी से बात की और फिर मोबाइल वापस अपने जेब के हवाले करके अनन्या से कहा, तुम उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर एज अ डॉक्टर ही जॉब देने के लिए एग्री हो गए हैं। एक्चुअली वे कल शाम को मेरी रिज़ाइन के बारे में इन्फॉर्म करते ही मेरी जगह किसी एमबीबीएस को ही रिप्लेस करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके हॉस्पिटल के लिए 2 ही एमडी एम्प्लॉयज़ ही काफ़ी हैं। और उनका ऐसा मानना सही भी है, क्योंकि 3-3 एमडी एम्प्लॉयज़ हो जाने की वजह से डॉक्टर दीपक अक्सर हॉस्पिटल से जल्दी घर चले जाते हैं। ओके, आई एम गोइंग नाउ, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर गेटिंग जॉब, टेक केयर, थैंक्स। बट तुमने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि मुझे अपने ये न्यू ड्यूटी ज्वाइन कब से करनी है। उन्होंने कहा है 1-2 दिन में तुम्हें जब भी टाइम मिले अपने बायोडाटा छोड़ आना। उसके बाद हॉस्पिटल से तुम्हें इंटरव्यू के लिए जब कॉल, इट मीन्स मेरे इंटरव्यू देने के बाद कंफर्म होगा कि डोंट वरी, ये सब फॉर्मेलिटीज़ है, तुम्हें जॉब मिलना आज ही कंफर्म हो चुका है। थैंक्स, मैं तुम्हारा यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम्हें मेरी इस हेल्प के लिए मेरा एहसान मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड से उनके अंतिम समय में तुम्हारी लाइफ टाइम तक केयर करने का प्रॉमिस किया है। इस वजह से जब तक तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ती रहेगी तब तक तुम्हारी हर तरह की हेल्प करना मेरी ड्यूटी है। ओके, अब मैं जा रहा हूँ, बाय, कहकर वरुण अपना बैग लेकर घर से वापस निकल गया। अनन्या भावहीन चेहरा लिए अपनी जगह पर खड़ी रहकर उसे पोर्च पार करके घर के छोटे से लॉन तक जाते हुए देखती रही और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर बेवजह घर में इधर उधर नज़रें दौड़ाती हुई किसी गहरी सोच में डूब गई। अंकल, हम लोगों की डिवोर्स पिटीशन की नेक्स्ट हियरिंग कब होगी? कोर्ट रूम से बाहर से निकलने के बाद
अनन्या ने अपने कुछ कदम आगे चल रहे अधेड़ आयु के वकील की बराबरी में आकर सवाल किया। 18 अगस्त को। अधेड़ आयु के वकील साहब ने अनन्या की ओर देखकर जवाब दिया। यानी पूरे 6 माह बाद? हाँ। आपने इतनी लंबी डेट क्यों ली? बेटा, पति पत्नी आपसी सहमत से मिलकर डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं तो अगली हेयरिंग के 2-3 दिन बाद ही डिवोर्स की डिग्री मिल जाती है। पर इसमें एकमात्र दिक्कत यही है कि पिटीशन फाइल करने के बाद नेक्स्ट हेयरिंग डेट 6 माह से पहले की नहीं मिलती है। और इसका मकसद ये है कि इस पीरियड में पति पत्नी को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और दोनों के बीच सुलझने लायक डिस्प्यूट हो तो सुलझाकर अपनी पिटीशन वापस लेने का मौका मिल जाए। तुम दोनों को भी इस 6 माह में एक दूसरे के साथ बैठकर अपने बीच के डिस्प्यूट सुलझाने का प्रयास करना है, ठीक है? जी अंकल। वरुण, तुम दोनों में से सीनियर पार्टनर तुम हो, इसलिए तुम्हें इस रिश्ते को बचाने के लिए अनन्या से ज़्यादा प्रयास करना है। जी अंकल। वकील साहब के दूसरी तरफ चल रहे वरुण ने कुछ इस लहजे में जवाब दिया जैसे वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने की फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा हो। ओके अंकल, अब हम लोग चलते हैं। कुछ कदम चुपचाप साथ चलने के बाद अनन्या ने वकील साहब अपने साथ वरुण के लिए भी जाने की परमिशन मांग ली। ठीक है, पर मेरी दी हुई सलाह को अमल में ज़रूर लाना। और हाँ, अभी अपनी अपनी राह पकड़ने से पहले साथ बैठकर चाय ज़रूर पीना। वकील ने परमिशन के साथ साथ दोनों को मुफ्त में एक सलाह भी दे दी। साथ चाय पीना है या मैं जाऊं? वरुण के साथ कोर्ट की बिल्डिंग से निकलकर पार्किंग में पहुंचने के बाद अनन्या ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सवाल किया। साथ चाय पीने से वैसा कुछ होने वाला तो है नहीं जिसकी उम्मीद से शुक्ला अंकल ने हमें ये एडवाइस दी थी, इसलिए आई थिंक हमें सीधे अपनी अपनी राह पकड़ लेनी चाहिए, वरुण ने भावहीन स्वर में जवाब दिया। वरुण, तुम 1 साल में इतने बदल जाओगे ये मैंने ख्वाब में नहीं सोचा था। पहले तुम मुझसे बात करने के लिए बहाने खोजते रहते थे और अब मुझसे बात करने के लिए बैठे बिठाए मिले बहाने को ठुकरा कर जल्दी से खिसकना चाह रहे हो। आई कांट बिलीव इट। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। एक्चुअली मैं पहले तुमसे मिलने या बात करने के लिए बहाने इसलिए खोजता रहता था क्योंकि तुम्हारे मन में मेरे लिए नफ़रत जैसे इमोशंस होने के बावजूद मुझे तुम अपनी सी लगती थी और मेरे मन में ये उम्मीद जिंदा थी कि मैं तुम्हें पा सकता हूँ। बट जब मेरी तुम्हारे लिए बेपनाह मोहब्बत के साथ साथ तुम्हारे डैड की आखिरी इच्छा और पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर उम्र भर एक दूसरे का साथ निभाने की सौगंध भी तुम्हें मेरे करीब नहीं ला पाई, तो मुझे इस बात का एहसास हो गया कि तुम्हारा साथ मुझे कभी हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे तुम्हारे लिए और ज़्यादा दिनों तक सिरदर्द बनने की बजाय हालात से समझौता करके तुम्हारे बिना जीना ही सही लगा और पिछले 1 साल से मैं वही कर रहा हूँ। बाय द वे, तुम भी तो यही चाहती थी ना, फिर इस बात के लिए मुझसे कंप्लेंट क्यों कर रही हो? मैं कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हैरानी जता रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें इस टाइप की एडवाइस देते समय ऐसा होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर नज़र आ रही थी। बाय द वे, मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो अट्रैक्शन था वो ख़त्म हो गया है। आई आल्सो थिंक कि अब हमें आज के लिए एक दूसरे को बाय कह देना चाहिए। ओके बाय बाय कहकर अनन्या अपनी कार की ओर बढ़ गई। अनन्या, तुम यहाँ किस लिए आई हो? एक पेशेंट के बाहर निकलने के बाद जैसे ही अनन्या वरुण के केबिन में दाखिल हुई वैसे ही वरुण ने हैरान परेशान स्वर में उसकी ओर ये सवाल का गोला दाग दिया। यार, इस जगह तक पहुंचने के लिए पूरे 1.5 घंटे तक ड्राइविंग करने और तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे क्लिनिक के वेटिंग रूम में 1 घंटे तक अपनी बारी का इंतज़ार करने के बाद तुमसे दर्शन हुए हैं और तुम हो कि पहले से ही परेशान एक मासूम सी लड़की की प्रॉब्लम सुनने की जगह उसे डांट रहे हो। जवाब में अनन्या ने बनावटी गुस्से का प्रदर्शन करते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, सॉरी यार, बट तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? मेरे यहाँ आने की वजह से इस एरिया की सारी यंग फीमेल जान जाएंगी कि तुम मैरिड पर्सन हो और फिर तुम्हें वैसा भाव देना बंद कर देंगी जैसा अभी देती हैं। एक्चुअली मुझे इस इलाके में आकर मुझे तुम्हारे गांव और क्लिनिक का पता पूछने और यहाँ तक आने के बाद तुमसे मिलने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए ही इस बात का एहसास हो गया था कि तुम इस इलाके के जेंट्स के लिए तो थोड़े वीआईपी हो बट यहाँ की फीमेल्स के लिए तो मोस्ट वांटेड हो। आई एम राइट? वरुण भैया, माँ क्लिनिक के रूल्स तोड़कर बीच में
आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। बताइए, मैं क्लिनिक के नियमों का पालन करूं या माँ की आज्ञा मानूं? बाहर से सुनाई दिया अपने असिस्टेंट का सवाल सुनकर वरुण ने अनन्या या अपने मातहत में से किसी की बात का जवाब देने की जगह अपनी सीट से उठकर अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे अपने केबिन के बाथरूम में ये कहकर बंद कर दिया कि वो जब बाहर आने के लिए कि नहीं बोलेगा तब तक उसे बाहर नहीं निकलना है। ओके, बट प्लीज़ मुझे जल्दी से बाहर निकाल लेना। अनन्या का बाथरूम में से ये जवाब सुनने के बाद वरुण ने उससे कहा, श्योर, बट जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। और इसके बाद अपने असिस्टेंट से कहा, कोई सीरियस पेशेंट वेटिंग लिस्ट में ना हो तो माँ को अंदर भेज दो। हमारी बहू को कहाँ छुपाया है तुमने? करीब 50 वर्ष की आयु की एक महिला जिनके चेहरे पर सौम्यता किंतु चाल में संभ्रांत परिवार की महिला जैसा सहज व स्वाभाविक गर्वीलापन और तन पर काफ़ी भारी भरकम साड़ी व गहने थे ने अरुण के केबिन में दाखिल होते ही सवाल किया तो अरुण के चेहरे पर परेशानी के गहरे चिन्ह उभर आए। वो तो सीताबाड़ी में होगी, उसने जैसे तैसे खुद को संयमित करके जवाब दिया। वरुण, झूठ मत बोलो, हमारी हवेली के पास वाली सुनैना चाची ने उसे आधे घंटे पहले तुम्हारे क्लिनिक में देखा था। उन्होंने अनन्या जैसी किसी और लड़की को देख लिया होगा। वैसे भी उन्होंने अनन्या की तस्वीरें देखी है, बाई फेस कभी नहीं देखा, इसलिए उन्हें इस टाइप की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चलो हम मान लेते हैं कि सुनैना चाची को कोई गलतफहमी हो गई होगी, पर हमें ये बताओ कि वो मरीज़ कहाँ है जो हमारे आने से पहले इस कक्ष में तुमसे इलाज करा रहा था? वो तो आपके अंदर आने से पहले ही बाहर निकल गया था। तो फिर गेट पर बैठे कबूतर जैसी शक्ल वाले तुम्हारे सहायक सेवक राम ने किस मरीज़ के अंदर होने की बात कहकर हमें अंदर आने से रोका था? अरे माँ, आपको पता है ना कि वो एक नंबर का भुलक्कड़ है, फिर क्यों उसकी कही बात को इतना सीरियसली ले रही हैं? आप घर जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। वरुण, तुम हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो? बाथरूम में कौन है? कोई नहीं। लेकिन वरुण के इस बार दिए गए जवाब को जरा सा भी महत्व ना देकर उसकी माँ ने बाथरूम के पास जाकर उसका गेट खोल दिया। बेटा, तुम यहाँ इस तरह क्यों छुपी हो? बाथरूम के अंदर खड़ी अनन्या पर नज़र पड़ी तो वरुण की माँ ने हैरान स्वर में उससे पूछा। मुझे छुपने के लिए कहा गया था, इसलिए छुपी थी, अनन्या ने बाथरूम से बाहर निकलते हुए जवाब दिया। वरुण, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शादी के इतने दिनों बाद पहली बार ये हमारे गांव आई है और तुम इसे घर लेकर आने की जगह हमसे छुपा रहे हो। क्या हम जान सकते हैं कि इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या था? अनन्या का जवाब सुनने के बाद उससे ध्यान हटाकर वरुण की ओर देखते हुए उसकी माँ ने नाराज़गी भरे स्वर में कहा, बस इतना सा कि आप इन्हें इन कपड़ों में ना देखें जो इसने इस समय पहन रखे हैं। हमें तो इसके कपड़े में से कोई ऐसी खोट नज़र नहीं आ रही है जिसकी वजह से तुम्हें इसे हमसे छुपाने की ज़रूरत पड़ गई। पर तुम कह रहे हो तो हम मान लेते हैं कि तुमने इसे सिर्फ इसी वजह से छुपाया होगा क्योंकि हमारे पास तुमसे बेमतलब की बहस करने के लिए समय नहीं है। हमारी बहू शादी के पूरे 1.5 साल बाद हमारे गांव आई है, इसलिए हम इसे जल्दी से अपनी हवेली ले जाकर इसका असली गृह प्रवेश कराना चाहते हैं। आओ बेटा। अरे माँ, ये कह रही थी कि इसे आज ही सीताबाड़ी वापस लौटना है। वरुण ने अपनी माँ को अनन्या को साथ ले जाने से रोकने का प्रयास किया। ना ये आज उस जंगली इलाके में वापस जाएगी और ना कभी। यह आज से हमारे साथ यहीं रहेगी। चलो बेटा, कहकर वरुण की माँ अनन्या को साथ लेकर बाहर निकल गई। यार, तुम बाथरूम में सिर्फ 5 मिनट भी शांत खड़ी नहीं रह सकती थी क्या? रात में खाना खाने के बाद वरुण अनन्या के साथ अपने बेडरूम में आया तो उसने सबसे पहले अनन्या से यही सवाल किया। कोशिश तो कर रही थी, बट बाय मिस्टेक मेरा पैर बाथरूम की बाल्टी से टकरा गया तो मैं क्या कर सकती थी? बाय द वे, तुम मेरे यहाँ आने की बात माँ से क्यों छुपाना चाह रहे थे? वरुण के सवाल का जवाब देने के साथ ही अनन्या ने उससे एक सवाल भी कर लिया, उस प्रॉब्लम के क्रिएट होने के डर से जो क्रिएट हो चुकी है। साफ साफ बताओ ना कि तुम किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हो? यही कि तुम्हें देख लेने के बाद माँ तुम्हें घर ले आई हैं और अब यहाँ से वापस नहीं जाने देने की जिद पकड़ चुकी हैं। हाँ, बट इसमें प्रॉब्लम जैसी कौन सी बात है? इस हवेली की बहू हूँ तो कभी ना कभी तो यहाँ आकर रहना ही पड़ेगा ना। कोई लड़की आखिर कितने दिनों तक अपने किसी मिशन में व्यस्त होने का बहाना बनाकर अपने सास ससुर की सेवा करने की ड्यूटी से बच सकती है? बाय द वे,
तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि आज माँ मुझे तुम्हारे क्लिनिक के बाथरूम में नहीं भी देखती तब भी वह मुझे 4-6 दिनों में कहीं से भी खोज कर ला ही लेती, क्योंकि वह मुझे लेकर आने का पक्का मन पहले ही बना चुकी थी और वह अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे खोजती हुई सीताबाड़ी चली जाती। तो तुम्हारा वो बहुत बड़ा झूठ भी पकड़ा जाता कि मैं अपने डैड की एक अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए उनके पैतृक गांव सीताबाड़ी में रहकर उस गांव और उसके आसपास के लोगों के लिए प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लंबे मिशन पर हूँ और मैं अपना मिशन पूरा होने तक यहाँ 1-2 दिन के लिए भी आ नहीं सकती। तुमने उनसे ये तो नहीं कहा ना कि तुम सीताबाड़ी में नहीं थी? नहीं, बट फिर भी वे कल शाम तक जान जाएंगी कि मैं तुम्हारे यहाँ के बाद से सीताबाड़ी में नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बाबूजी से कल सीताबाड़ी जाकर मेरा सामान लाने के लिए कह दिया है। कल बाबूजी सीताबाड़ी जाएंगे और उन्हें उस गांव में मेरे कभी नहीं आने की बात पता चलेगी तो तुम्हारा ये झूठ खुद ब खुद पकड़ा जाएगा। यानी अब मेरे पास माँ बाबूजी को हम दोनों के रिश्ते की सच्चाई बताने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। एक विकल्प है, यदि हम दोनों अपनी डिवोर्स पिटीशन वापस ले लेते हैं और लोगों की नज़रों में हस्बैंड वाइफ बने रहकर साथ ज़िंदगी बिताते हैं, तो तुम्हें कभी भी माँ बाबूजी को हम दोनों के रिश्तों की सच्चाई बताकर उन्हें एक बड़ा शौक नहीं देना पड़ेगा। बट इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है कि तुम्हें मुझसे छुटकारा पाकर किसी दूसरी लड़की को अपनी लाइफ पार्टनर बनाने और नॉर्मल मैरिड लाइफ एंजॉय करने का चांस कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक बार मन पक्का करके उन्हें रियलिटी बता ही दो। हाँ, मैं कल सुबह ही उन्हें हम दोनों के रिलेशनशिप की रियलिटी बता दूंगा, पर इस वजह से नहीं कि तुम मुझसे छुटकारा पाकर किसी और के साथ शादी करके अपनी फिजिकल नीड पूरी करनी है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम पर उम्र भर अपनी पत्नी होने का टैग लगाए रखकर तुम्हारे और तुम्हारे ड्रीम बॉय के मिलन के बीच बाधा नहीं बनना चाहता। वरुण, तुम्हें मुझे नहीं अपनाना है तो मत अपनाओ, बट प्लीज़ हम दोनों के रिश्ते टूटने का ब्लेम मुझ पर मत लगाओ। मेरा ना ऐसा कोई ड्रीम है और ना मेरे दिल में किसी ड्रीम बॉय से मिलने की कोई आरजू है। वो तो मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि तुम मेरी बीमारी की वजह से अपना पैसेंस खो चुके थे और मुझ पर झूठ बोलने का एलिगेशन लगाकर मुझसे रिश्ता तोड़ने का मन बना चुके थे। यार, मैंने तुम्हारी उस काल्पनिक बीमारी की वजह से तुमसे रिश्ता तोड़ने का मन नहीं बनाया था, बल्कि तुम्हारे उस बीमारी वाले झूठ के सामने आ जाने की वजह से तुमसे रिश्ता तोड़ने का डिसीजन लिया था, जिसे आज तुम फिर से रिपीट कर रही हो। मुझे खुद डॉक्टर रश्मि बता चुकी हैं कि तुम उनके पास ऐसी किसी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करा रही थी, इसलिए तुम 100 बार भी अपने इस झूठ को रिपीट करोगे तो भी इस पर यकीन नहीं करने वाला हूँ। आई कांट बिलीव इट कि मेरे डैड के सबसे क्लोज फ्रेंड की वाइफ ने बेवजह इतना बड़ा झूठ बोला होगा, जिससे मेरा घर टूटने की कगार तक पहुँच चुका है। मुझे लगता है कि मुझे उनसे एक बार मिलकर 1 मिनट मुझे लगता है कि तुम्हें इस मैटर पर डॉक्टर रश्मि से नहीं मुझसे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं जिस डॉक्टर रश्मि की मैं बात कर रहा हूँ वह तुम्हारे डैड के फ्रेंड की वाइफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह अब तक अनमैरिड है। मैं अपने पुराने हॉस्पिटल में कभी कभी सर्विस देने आने वाली डॉक्टर रश्मि अग्रवाल की बात कर रहा हूँ और मैं सिटी की सबसे काबिल माने जाने वाली साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रश्मि जैन के पास अपने मेंटल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करा रही थी। इट मीन्स तुम्हें सच में साइकोसेक्सुअल मेंटल डिसऑर्डर। यार, मेरे अंदर काफ़ी सारी बुराइयां हैं, बट मेरे अंदर झूठ बोलने और झूठा ब्लेम बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। मैं उस दिन इतनी जल्दी तुमसे रिश्ता तोड़ने के लिए इसीलिए ही तैयार हुई, क्योंकि मुझे लगा कि तुम अपनी फिजिकल डिमांड पूरी नहीं हो पाने की वजह से मुझ पर झूठा एलिगेशन लगाकर मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो। अदरवाइज़ मैं तुमसे अपने नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरवाते ही अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे नाम कर चुकी थी और हम दोनों के इस पवित्र रिश्ते, तुम्हारे सच्चे प्यार और मेरे डैड की आखिरी ख्वाहिश का सम्मान करके अपने मेंटल डिसऑर्डर से पूरे मन से निजात पाने की कोशिश कर रही थी, ताकि मैं तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ पार्टनर से मिलने वाले सारे सुख दे सकूं। निजात पाने की कोशिश कर रही थी मतलब अब नहीं कर रही हो? किसके लिए करूँगी यार? जिसके लिए कर रही थी वो तो एक छोटी सी बात के लिए मुझे छोड़कर आ गया और उसके बाद उसने कभी मेरी ओर मुड़ कर भी नहीं देखा। आई एम सो सॉरी फॉर इट कि मैंने तुमसे क्लेरिफिकेशन
मांगे बिना ही अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम्हें बहुत हर्ट किया। सॉरी तो मुझे भी तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने शादी से पहले तुम्हें बहुत तड़पाया। बट बिलीव मी, मैं सिर्फ तुमसे नफ़रत करने का दिखावा करती थी, सच में नफ़रत नहीं करती थी। और मैं तुमसे नफ़रत करने का दिखावा भी मेरे एक अंकल की गलती की वजह से बचपन में मेरे मन में अंकुरित हुई और उम्र बढ़ने के साथ साथ विष वृक्ष में तब्दील हो चुकी अपनी इस प्रॉब्लम की वजह करती थी, जिसका एकमात्र मकसद तुम्हें अपनी लाइफ से दूर रखना था। अरे पर तुमने तो हम दोनों की पहली ही मुलाकात में मेरी इंसल्ट कर दी थी। उस वक्त तुम्हें कहाँ पता था कि मैं तुम्हारी लाइफ में एंट्री करने की कोशिश करूँगा। हाँ, ये सच है कि मुझे उस वक्त ये पता नहीं था कि तुम मेरी लाइफ में एंट्री करने की कोशिश करोगे, बट मुझे उस समय ये पता था कि मेरे डैड हम दोनों को कभी ना टूटने वाले रिश्ते की डोर में बांधने का मन बना चुके हैं। और मैं नहीं चाहती थी कि तुम उनकी मांगी जाने वाली गुरु दक्षिणा देने के चक्कर में मैं एक ऐसी लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लो, जो क्या पता कभी अपनी लड़की होने का एहसास भी तुम्हें करा पाए या नहीं। बट तुम मेरे हर तरह के नफ़रत के दिखावे के फंडों को इग्नोर करके मुझ पर अपना वो प्यार बरसाते रहे, जिसे पाने के काबिल मैं कभी थी ही नहीं। मैं शादी के कुछ दिनों पहले से ही तुम्हारे प्यार के एहसास से महकने लगी थी, और शादी होने के बाद तो तुम्हारे अलावा मुझे कुछ और ही नज़र ही नहीं आता था। तुम्हें ये बात अनबिलीवेबल लगेगी, पर यह सच है कि मैं तुमसे प्यार हो जाने की वजह से ही मैंने शादी के बाद फर्स्ट नाइट को ही तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताकर थोड़े दिनों बाद तुम्हारे साथ वो सब करने का मन बना लिया था, जिसे करने से बचने के लिए ही मैंने सालों पहले शादी जैसे बंधन में ना बंधने का फैसला कर लिया था। और मेरे डैड अपनी कैंसर की बीमारी की वजह से समय से पहले मौत की दहलीज पर नहीं पहुंचते तो मैं कभी शादी करने के लिए तैयार भी नहीं होती। पर मुझे अपने मौत के मुंह में जाते पिता के चेहरे पर छाई चिंता देखकर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने के फैसले पर मुहर लगानी पड़ी। पर मैं इस आत्मग्लानि से मुक्त नहीं हो पाई कि मैं अपनी प्रॉब्लम पता होने के बावजूद तुम्हें उसके बारे में ना बताकर। सॉरी यार, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना होगा क्योंकि माँ मुझे बुला रही है। शायद गांव की कोई और लेडी मुझसे मिलने आई है, कहकर अनन्या वरुण के जवाब का इंतजार किए बिना ही कमरे से बाहर निकल गई। परेशान हो गई ना गांव की महिलाओं से मिलते मिलते? अनन्या जब बेडरूम में वापस आई तो वरुण ने उससे पूछा। अरे नहीं यार, मैं ज़रा सी भी परेशान नहीं हुई, बल्कि मुझे तो ये अच्छा लग रहा है कि इतनी सारी लेडीज़ मुझे देखने और मुझसे मिलने आकर मुझे इतनी इम्पोर्टेंसी दे रही हैं। बट मुझे ये सोच सोचकर घबराहट भी हो रही है कि उन्हें जब ये पता चलेगा कि ये लोग जिसकी जीवन संगिनी समझकर मुझसे मिलने के लिए इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, मैं उसके साथ डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर रही हूँ, तो पता ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और ये सोच सोचकर तो मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है कि माँ बाबूजी को ये पता चलेगा कि उन्होंने जिस लड़की के घर में कदम रखते ही घर की तिजोरियों की चाबियाँ सौंपा दी, वो डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैं शुक्ला अंकल से कहकर कल ही हम दोनों की डिवोर्स पिटीशन भी करा लूँगा। वरुण ने अनन्या की बात बीच में काटकर उसे तसल्ली देने की कोशिश की। अरे अब बट को गोली मारो और इस बिस्तर पर आराम से सो जाओ। मैं अपने लिए नीचे दूसरा बिस्तर लगाकर सो जाऊंगा। तुम्हें नीचे दूसरा बिस्तर लगाकर सोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर सोने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि सॉरी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे नींद में कुछ याद नहीं रहता, और जो भी मेरे साथ होता है उसे अपनी ड्रीम गर्ल समझकर अपनी बाहों में जकड़ लेता हूँ। शादी से पहले मैं एक बार अपने एक दोस्त के साथ ऐसा करके अपना मजाक उड़वा चुका हूँ, जिसके बाद से मैंने किसी के साथ बेड शेयर करना ही बंद कर दिया, ताकि दोबारा मेरा ऐसा मजाक ना उड़े। यार, अभी की कंडीशन में तुमने नींद में अपने फ्रेंड के साथ की गई हरकत मेरे साथ रिपीट कर दी तो मेरे मुंह से चीख निकलना तय है, और ऐसा हुआ तो घर के बाकी मेंबर्स मेरे साथ कुछ बुरा हुआ सोचकर बेवजह परेशान हो जाएंगे। इसलिए मेरे इस मेंटल डिसऑर्डर से छुटकारा पाते तक हम दोनों का अलग अलग सोना ही सही रहेगा। बट नीचे बिस्तर डालकर तुम नहीं, बल्कि मैं सोऊंगी। बताओ दूसरा बिस्तर कहाँ है?
बाबा आदम के ज़माने की उस भीमकाय लकड़ी की अलमारी में है। वरुण, पूर्वजों की निशानी का इस तरह मजाक उड़ाना बुरी बात है। तुम्हें इसके लिए इस घर की नई मालकिन को सॉरी बोलना होगा। सॉरी मैडम। मैडम नहीं, हमें छोटी मालकिन कहा करो। माँ ने इस घर की कामवाली बाई के हमें मैडम बोलने पर उससे यही कहा था। ओके, बट व्हाट डू यू मीन टू? हमें छोटी मालकिन कहा करो। तुम्हारे साथ साथ किसी और को भी छोटी मालकिन बोलना है क्या? हमारे अलावा किसी और को छोटी मालकिन कहा तो हम बड़ी मालकिन से तुम्हारी कंप्लेंट करके तुम्हें किसी से भी कुछ कहने सुनने के काबिल नहीं रहने दूंगी। डू यू अंडरस्टैंड? समझ गया। क्या? छोटी मालकिन ने इस घर में कदम रखते ही बड़ी मालकिन को कॉपी करना शुरू कर दिया। इसे कॉपी करना नहीं, अनुसरण करना कहते हैं। ओके ओके, अब अपनी ज्ञान बांटने की पाठशाला बंद करो और जल्दी से अलमारी खोलकर बिस्तर निकालो। मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है तो सो क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारा बिस्तर तो लगा हुआ है। हाँ, बट मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि इस घर की छोटी मालकिन ज़मीन पर सोए और मेरे जैसा नाचीज बंदा अंग्रेज के ज़माने के पूर्वजों के ज़माने के इस भारी भरकम पलंग नहीं, दीवान है वो। हाँ, ये जो भी है, इस पर ठाठ से सोए। ठीक तो मुझे हमें थैंक्स। हम ये कह रहे थे कि नीचे सोना हमारी मजबूरी है क्योंकि तुम सुबह जल्दी उठोगे नहीं और हमें सुबह इस कमरे से बाहर निकलने से पहले नीचे वाला बिस्तर हर हाल में हटाना है क्योंकि हमारे बाहर निकलने के बाद माँ इस कमरे में आ सकती है और उन्होंने नो नीड टू कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बिकॉज आई अंडरस्टूड। गुड नाइट। गुड नाइट कहकर अनन्या चेहरे पर मधुर मुस्कान लिए कमरे में मौजूद लंबी चौड़ी लकड़ी की अलमारी की ओर बढ़ गई। गुड मॉर्निंग। अनन्या ने अपने गीले बाल वरुण के गाल को छुआकर उसके कान के पास कहा तो वरुण हड़बड़ाकर जाग गया। अरे, आप हमें पहली बार देख रहे हैं क्या, जो इस तरह से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं? अच्छा, हमने माँ की साड़ी पहनी है इसलिए आप हमें देखकर इस तरह हैरान हो रहे हैं। अरे नहीं यार, मैं नींद खुलते ही ये सोचकर हैरान परेशान हो रहा हूँ कि रात में तुम मेरी बाहों में आई थी और फिर खुद को छुड़ाकर भाग गई थी। वो सपना था या हकीकत? ये सोचकर अपना टाइम वेस्ट करने की जगह हमसे पूछ लीजिए ना, क्योंकि हम आसानी से बता सकते हैं कि सच क्या है। तो बताओ ना, जो कुछ हुआ वो हकीकत है। इट मीन्स तुम रात में? हाँ, हमने रात में एक बार कोशिश की थी कि हम अपने मन डर पर काबू पाकर नॉर्मल मैरिड लाइफ जीना स्टार्ट कर दें, बट हम ऐसा नहीं कर पाए। डोंट वरी, तुम इसके लिए जितना चाहो उतना टाइम ले सकती हो। थैंक्स, बट हम काफ़ी टाइम लेने के बाद भी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी से नहीं बल्कि तुम्हारी पर्सनालिटी से प्यार करता हूँ। सुनकर बहुत खुशी हुई, बट हमें कैसे भी करके अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बाद ही तो इस हवेली के अगले वारिस के आने की राह खुलेगी। माँ ने तुमसे ऐसा कुछ कहा क्या? उन्होंने अपने मुंह से तो नहीं कहा, बट कल गांव की जो महिलाएं हमसे मिलने आई थी उनमें से एक ने कहा कि हमने उन्हें अपना मुंह दिखाने के लिए जितना इंतज़ार कराया उतना पोते या पोती का मुंह दिखाने के लिए मत कराना। तो माँ ने जवाब में ये कहकर कि हमारी बहू समझदार है इसलिए उसे अपनी ख्वाहिश बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधे बिना कुछ कहे ही ये समझा दिया कि उन्हें भी अपने पोते पोती का बेसब्री से इंतज़ार है। यार, गांव के लोगों के साथ ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि शादी होते ही बेटे बहू पर बच्चा पैदा करने के लिए प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं और लोगों के साथ कोई क्या करता है और वो सही है या गलत है ये हमें नहीं पता, बट माँ की हमसे की जा रही एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है बिकॉज हमारी शादी को पूरे 1.5 साल हो चुके हैं। आपको शायद ये याद नहीं है कि हम लोग एज द हस्बैंड वाइफ साथ रहते हुए करीब 3 माह बिता चुके हैं और अलग अलग रहते हुए करीब 15 माह बिता चुके हैं, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। यार, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारी शादी को करीब 1.5 साल हो चुके हैं, पर मुझे लगता है कि कब बच्चा पैदा करना है ये डिसाइड करने का हक सिर्फ पति पत्नी को है और किसी नो मिस्टर वरुण, ये डिसाइड करने का हक सिर्फ पति पत्नी को नहीं है बल्कि उन तमाम लोगों को भी है जिनके थ्रू इमोशंस पति पत्नी दोनों से या दोनों में से किसी एक के साथ जुड़े हैं। क्योंकि हम खुद को कितना भी मॉडर्न समझें बट हम इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमारे पैदा होने से मरने तक हम पर हमारे चाहने वालों के हजारों एहसान होते हैं। एम आई राइट? शायद
तुम सही कह रही हो। शायद नहीं, हम यकीनन सही कह रहे हैं। अच्छा, अब हम आपके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम करते हैं, तब तक आप फ्रेश हो जाइए, कहकर अनन्या वरुण को जवाब का मौका दिए बिना ही कमरे से बाहर निकल गई। बाय, हैव अ नाइस डे। ब्रेकफास्ट करके वरुण अपना बैग लेकर क्लिनिक जाने के लिए घर से बाहर निकला तो उसके पीछे पीछे गेट तक आई अनन्या ने मुख्य द्वार के पास रुककर हाथ हिलाते हुए कहा, यार यहीं से बाय मत कहो, मेरे पीछे पीछे मेरी कार तक आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सॉरी यार, हम आज आपको इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें घर में ढेर सारे काम करने हैं, सो प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। अनन्या, इतना भाव मत खाओ यार, अदरवाइज़ तुम कभी किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो मैं भी तुम्हें कोऑपरेट नहीं करूँगा। इट मीन्स हमारे पतिदेव किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और उसका सॉल्यूशन खोजने के लिए हमारी हेल्प चाह रहे हैं। ऐसा है तो हम आपके साथ आपकी कार तक चलना तो बहुत छोटी बात है, आपके साथ इमराज के घर तक भी चले जाएंगे। चलिए, थैंक्स। हाँ, अब बताइए कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कैसे भी करके बाबूजी को सीताबाड़ी जाने से रोकना है। अरे, वे हमारा सामान लाने सीताबाड़ी जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दीजिए ना, इसी बहाने हमारा सामान भी आ जाएगा। यार, तुम पर इस हवेली के लोगों के रहन सहन और बोली भाषा का बहुत जल्दी असर हो गया है। ये तो मैं कल रात को ही जान गया था, बट तुम इन लोगों की इतनी बड़ी ब्लाइंड फॉलोवर बन जाओगी कि ये लोग मेरे कहे हुए जिस झूठ को सच मानते हैं उसे भी सच मानने लग जाएंगी। ये मुझे नहीं पता था। देखो, तुम ये छोटी मालकिन बनने की एक्टिंग छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि बाबूजी आज सीताबाड़ी पहुंच गए तो माँ बाबूजी की नज़रों में मेरे साथ साथ तुम्हारी भी इमेज खराब हो जाएगी, क्योंकि तुमने भी अब तक एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम पिछले 15 माह से सीताबाड़ी में नहीं थी, और ऊपर से तुमने खुद भी मेरे कहने पर माँ बाबूजी को फ़ोन पर पिछले 15 माह से बार बार ये झूठ रिपीट किया है कि तुम अपने पिता की एक अधूरी ख्वाहिश पूरी करने। लिसन डॉक्टर साहब, हम आपको कल ही बता चुके हैं कि हमें झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक झूठ बोला है, और ये था कि हम जिस ड्रीम बॉय के साथ रिश्ता जोड़ने का ख्वाब देख रहे हैं उसकी कोई भी खूबी आपके अंदर नहीं है, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि आपको हमें भूलने में हेल्प मिल जाए। इट मीन्स पिछले 15 माह से। हाँ, ये सच है। हम माँ बाबूजी से हम अपने सीताबाड़ी में होने की बात कहकर इसलिए यहाँ आने में अपनी असमर्थता जता रहे थे क्योंकि हम पिछले 15 माह से पिटीशन फाइल करने वाले दिन को छोड़कर बाकी समय सीताबाड़ी में अपने डैड के टूटे फूटे पैतृक घर में रहकर उनकी छोड़ी हुई दौलत से उनके नाम पर एक चैरिटी हॉस्पिटल बनाने में बिजी थे, और वो हॉस्पिटल 2 दिन पहले बनकर तैयार हो चुका है। इसलिए हम अपने सास ससुर से किए गए प्रॉमिस के अनुसार काम ख़त्म होते ही कल अपने ससुराल आ गए थे। बट हम पहले आपसे ये पूछना चाहते थे कि क्या आप हमें हमारी मेंटल प्रॉब्लम के साथ अपना सकते हैं या नहीं, लेकिन हम आपसे कुछ कह पाते इससे पहले ही आपने हमें बाथरूम में बंद कर दिया, और फिर माँ हमें खींचकर घर ले आई। इसलिए जो बात हम आपसे आपके क्लिनिक में करना चाहते थे वो हमने कल रात डिनर के बाद आपसे की। आई थिंक अब आपका बीपी नॉर्मल हो गया होगा। एम आई राइट? हाँ, पर तुम सीताबाड़ी में रहने वाली बात मुझे कल भी तो। बाय। वरुण की बात पूरी सुने बिना ही अनन्या उसे बाय करके चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए घर के मुख्य द्वार की ओर वापस लौट गई। अरे, अब तो बता दो यार कि तुम मुझे यहाँ किस पर्पज से लेकर आई हो। अनन्या के साथ अपने खेत के एक नए किनारे पर मौजूद घनी झाड़ियों के बीच पहुँचने के बाद वरुण ने उलझन भरी निगाहों से अनन्या की ओर देखते हुए उससे कहा, हम आपको यहाँ इस पर्पज से लेकर आए हैं कि आप यहाँ कैसे भी करके आज हमें एक गर्ल से लेडी बनाकर हमारे मन में बचपन में फिजिकल रिलेशन को लेकर पैदा हुए डर से मुक्ति दिला दो, ताकि हमें माँ ना बन पाने की टेंशन से भी छुटकारा मिल जाए और साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक के बार बार चक्कर लगाने की झंझट से भी मुक्ति हो जाए। हम हवेली में हर वक्त किसी न किसी के मौजूद रहने की वजह से आपको हमारे साथ फोर्सबली फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए नहीं कह सकते थे, इसलिए खेत घूमने के बहाने यहाँ लेकर आए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी चीख ना निकले, बट बाई चांस निकल ही गई तो यहाँ दूर दूर तक हमारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं है। वरुण की बात का अनन्या ने जो जवाब दिया
उसे सुनकर वरुण के चेहरे पर नजर आ रहे उलझन के भाव क्रोध में बदल गए। यानी तुम चाहती हो कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ उसी तरह रेप करूँ जैसे तुम्हारे अंकल ने अपनी वाइफ के साथ किया था? वरुण, ये रेप नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी कॉन्सेंट है और किसी एडल्ट गर्ल या लेडी की कॉन्सेंट से उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना किसी भी एंगल से रेप नहीं माना जा सकता है। हाँ, बट उस गर्ल या लेडी की नेचुरल कॉन्सेंट होनी चाहिए। उसके अंदर मौजूद पत्नी या बहू के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रेशर में दी जाने वाली कॉन्सेंट मेरी नज़रों में नेचुरल कॉन्सेंट नहीं है। सो आई कांट फुलफिल योर दिस स्टूपिड विश। यार, आप हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमारी इस डिमांड को इस वे में क्यों नहीं ले रहे हैं कि कोई पेशेंट चाहता है कि डॉक्टर उसकी बॉडी में पैदा हुए किसी ट्यूमर से निजात दिलाने के लिए उसका ऑपरेशन करे, बट वो ऑपरेशन से डरता है तो एक प्रोफेशनल डॉक्टर को उसकी चीख पुकार को नज़रअंदाज करके फोर्सबली उसका ऑपरेशन कर देना चाहिए। आप खुद एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, इसलिए आप अपने सामने खड़े इस पेशेंट की बीमारी का ट्रीटमेंट करने से मना नहीं कर सकते। तुम बेमतलब अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो। मैं तुम्हें ऐसा उटपटांग ट्रीटमेंट किसी भी कंडीशन में नहीं दूंगा जिससे तुम्हारा ये मामूली सा मेंटल डिसऑर्डर हिस्टीरिया जैसी किसी गंभीर मानसिक बीमारी का रूप ले ले। सो यार, आप बेवजह ही इतना डर रहे हैं। हमें रश्मि आंटी ने भी यही एडवाइस दी है कि एक बार अब मेरी समझ में आया कि हम दोनों की शादी के जस्ट बाद से करीब 3 माह तक और यहाँ आने के बाद लगभग 1.5 माह तक डॉक्टर रश्मि के क्लिनिक के चक्कर लगाने के बाद भी तुम फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए प्रिपेयर क्यों नहीं हो पाई? एक्चुअली उस लेडी को साइकोलॉजी की इतनी समझ नहीं है कि उसे एक काबिल साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट माना जाना चाहिए, क्योंकि उसे साइकोलॉजी की थोड़ी सी भी समझ होती तो तुम्हें ऐसा स्टूपिड आइडिया कभी नहीं देती, जिसे अमल में लाने पर पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस काफ़ी कम और साइड इफ़ेक्ट होने की रिस्क बहुत ज़्यादा है। जानती हो, यदि मैं तुम्हारी मेंटली प्रिपेयर ना होने के बावजूद तुम्हारे साथ फोर्सबली रिलेशन बना लिए तो क्या होगा? नहीं, इसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि तुम्हारे मन में फिजिकल रिलेशन को लेकर बैठा डर लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा, जिसे दुनिया का कोई साइकेट्रिस्ट दूर नहीं कर पाएगा। और दूसरा परिणाम ये हो सकता है कि तुम हिस्टीरिया की पेशेंट बन सकती हो और इस बीमारी का शिकार होने पर तुम अपने साथ मेरे और माँ बाबूजी के लिए भी मुसीबत बन जाओगी। इसके अलावा तुम्हें नींद में प्लीज़ मेरे पास मत आना, मुझे मत छूना जैसी बातें कहकर चीखने चिल्लाने की आदत पड़ सकती है। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो समझ गए, बट इसके साथ हम ये भी समझ गए कि आपने ऑफिशियली साइकोलॉजी की स्टडी भले ही नहीं की है, पर आपको साइकोलॉजी का अच्छा खासा नॉलेज है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि अब हम अपने इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट आप ही से करवाएंगे। डोंट वरी, हम आपको सफिशिएंट फी भी पे करेंगे। आप हमारा ट्रीटमेंट करेंगे ना? श्योर, बट तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने से लगता है कि तुम्हारा मन हद से ज़्यादा सेंसिटिव है। इसलिए तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत केयरफुली निकालना पड़ेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारा हद से ज़्यादा सेंसिटिव है? इसका रीज़न एकदम सिंपल है। मिडिल एंड लोअर क्लास सोसाइटी में बहुत लोग बचपन से इस टाइप के इंसिडेंट्स देख लेते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ उन चंद लोगों के मन मस्तिष्क पर इनका इतना बैड इफ़ेक्ट पड़ता है जो हद से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आई अंडरस्टूड, बट यू शुड आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, विच दैट आई हैव नॉट सो मच टाइम फॉर इट। तुम्हें इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की सिर्फ इसलिए जल्दी है ना कि तुम जल्दी से माँ बनकर अपनी सास की ख्वाहिश पूरी करना चाहती हो। हाँ, मेन रीज़न तो यही है। तो हम लोग एक काम करते हैं बेबी टेस्ट ट्यूब की हेल्प से। यार, आप अपना ये स्टूपिड आइडिया अपने पास ही रखिए। हम इस तरीके से कभी माँ बनना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारा बच्चा हम दोनों के प्यार की उपज हो, ना कि मेडिकल साइंस की हेल्प से किसी लैब में अंकुरित करके हमारे पेट में डाला हुआ आर्टिफिशियल बेबी हो। और हमारी ये तमन्ना आप पूरी करेंगे, वो भी साल भर के अंदर। ये आपके प्यार का इम्तिहान भी है और आपके अच्छे डॉक्टर होने का भी। यदि आप अरे अब चुप भी हो जाओ यार। जब बोलती नहीं थी तब एक सिंगल वर्ड सुनने के लिए भी तरसा देती थी, और जब से बोलने लगी हो तब से इतना बोल रही हो कि सुन सुनकर कान पक जाते हैं। अब 2 मिनट तक एक शब्द भी मत बोलना, क्योंकि मेरे दिमाग में एक
साइलेंट आइडिया आया है। तुम बोलकर डिस्टर्ब करोगी तो मैं भूल जाऊंगा। यार प्लीज़ भूलना मत। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इस पास वाले नाले के किनारे से उस पौधे की पत्तियाँ लाकर तुम्हें खिला देता हूँ, जिन्हें खा लेने पर कोई भी इंसान इतना उत्तेजित हो जाता है कि अपने होशो हवास खोकर अपने अपोजिट जेंडर के पार्टनर के साथ खुद ही। समझ गई ना? हाँ, अब आप जल्दी से चलकर मैं तुम्हें वहाँ अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि उस पौधे की फूलों की खुशबू से अट्रैक्ट होकर जहरीले सांप उसके आसपास जमा रहते हैं। तो फिर हम आपको भी वहाँ नहीं जाने देंगे। मार्केट से इस टाइप की बहुत एलोपैथिक दवाइयाँ आती हैं, हम उनमें से कोई ट्राई करके देख लेंगे। अब जल्दी से चलो यहाँ से। किसी भी एलोपैथिक दवाई से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर रश्मि तुम्हें बताए बिना इस टाइप की काफ़ी दवाइयाँ खिला चुकी हैं, और मैंने उन दवाइयों को पहचान लेने के बावजूद तुम्हें खाने से इसलिए नहीं रोका कि हो सकता है तुम्हें खाकर तुम अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लो, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी पौधे की जादुई पत्तियों से ही निकल सकता है। तुम मेरी चिंता छोड़ो और मुझे उसकी पत्तियाँ लेने जाने दो, क्योंकि मुझे जहरीले सांपों से अपने आप को बचाना आता है। ओके, अब मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे मत आना, तुम्हें मेरी कसम है। वरुण प्लीज़ रुक जाइए, हम इस टाइप की कोई पत्ती खाए बिना भी। जब अनन्या को लगा कि वरुण पर उसकी बात का कोई असर नहीं होने वाला है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करना छोड़कर ऊपर आकाश की ओर देखकर ईश्वर से वरुण की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने गई। क्या हुआ? करीब 5 मिनट बाद वरुण दौड़कर अनन्या के पास वापस आया तो अनन्या ने घबराकर उससे सवाल किया, पत्तियां तोड़ते समय पौधे की डाली पर लिपटे एक जहरीले सांप ने मेरे हाथ की उंगली को काट लिया है। वरुण ने अनन्या को अपने दाहिने हाथ की तर्जनी के दोनों तरफ किसी नुकीली चीज के घुस जाने से बिना निशान दिखाते हुए कहा, ओ गॉड, ये क्या हो गया? मैंने तुम्हें इसी डर से मना किया था। अब मैं क्या करूं? डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं उस नाले के किनारे मौजूद एक ऐसी जड़ी बूटी उखाड़ कर खा चुका हूँ जिसके खाने के 5 मिनट बाद किसी भी जहरीले से जहरीले सांप का जहर का असर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। बस तुम्हें 5 मिनट तक मुझे अपनी सांसें देकर जिंदा रखना है, क्योंकि जहर के असर से मुझे अभी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ेगी तो उम्र भर अपनी सांसें देकर जिंदा रख लूँगी। तुम अब जल्दी से ज़मीन पर लेट जाओ। ओके, कहकर वरुण मुलायम हरी घास से ढकी जमीन पर लेट गया, जिसके बाद अनन्या अपने घुटनों और कोहनियों को जमीन पर टिकाकर वरुण के ऊपर झुक गई और अपने मुंह से वरुण को सांस लेने में मदद करने लगी। वरुण, आर यू ओके? करीब 5 मिनट तक अपना काम पूरी शिद्दत से करने के बाद अनन्या ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर वरुण के चेहरे का मुआयना करते हुए चिंतित स्वर में पूछा, नहीं यार, मुझे नहीं लगता है कि मैं बच पाऊंगा। अब तुम भी मेरे बचने की उम्मीद छोड़कर मुझे अपनी बाहों में ले लो और इस दुनिया से जाने से पहले मेरा तुम्हारी बाहों में कुछ पल गुजारने का बरसों पुराना ख्वाब पूरा कर दो। वरुण, मैं तुम्हारा ये ख्वाब जरूर पूरा करूँगी, पर तुम्हें मौत के मुंह से खींच कर लाने के बाद। मुझे लगता है कि तुम पर अभी जड़ी बूटी का असर ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए मैं थोड़ी देर और, प्लीज़ ऐसा मत करना, अदरवाइज़ मैं पक्का मर जाऊँगा। क्यों? मेरे सांस लेने ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ यार, तुम्हारे कोमल फूलों की पंखुड़ियाँ जैसे नाजुक होठों की छुअन और तुम्हारे मादक बदन की महक अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए या तो तुम पूरी तरह से मुझ में समा जाओ या फिर मुझसे दूर हो जाओ। मैं पूरी तरह से तुम में समा जाऊंगी, बट प्लीज़ जहर का असर पूरी तरह से ख़त्म होते तक मुझे अपनी सांसें तुम्हें देने दो। अरे, पर जिस जहर का असर मेरी बॉडी में फैला है इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक्चुअली मुझे नाले के पास किसी जहरीले सांप ने नहीं काटा था, इसलिए किसी सांप के जहर का असर से मेरे मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं तो इस नागिन के जहर से मरने की आशंका जाहिर कर रहा हूँ, जो मेरी उंगली पर काटे चुभाकर बनाए गए निशानों को सांप के काटने का निशान समझकर पिछले 8 मिनट में से 5 मिनट तक मेरे मुंह में अपना जहर उगलती रही। अभी तक इस नागिन ने अपना जहर नहीं, सिर्फ अपनी जहरीली फुफकार तुम्हारे मुंह में उगली है, लेकिन अब ये सचमुच अपना जहर तुम्हारे मुंह में उगलकर तुमसे तुम्हारी उस शराफत का हिसाब बराबर करेगी जिसकी वजह से इसकी जान हलक तक आ गई थी। कहकर अनन्या ने वरुण से लिपटकर अपने होठ उसके होठों से टिका दिए। यार, आज हमारे बीच जो कुछ हुआ, प्लीज़ उसके बारे में किसी को भी मत बताना,
खेत के किनारे कच्चे रास्ते पर खड़ी कार में वरुण के ड्राइविंग सीट संभालते ही पहले से बगल वाली सीट पर बैठी अनन्या ने तिरछी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए रिक्वेस्ट की, एक शर्त पर यह बात सीक्रेट रख सकता हूँ। वरुण ने कार आगे बढ़ाते हुए उसकी बात के जवाब में कहा, बोलिए, हमें क्या करना होगा? ओह, यानी मैडम अपने पति को मौत के मुंह जाते देखकर सिर्फ कुछ देर के लिए अपना छोटी मालकिन वाला किरदार भूली थी। फिजूल की बातें छोड़कर काम की बात कीजिए। ओके, तुम चाहती हो कि मैं ये बात पूरी तरह से सीक्रेट रखूं, तो तुम्हें आज रात को फिर से मेरे ऊपर अपना जहर उगलना होगा। हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं, तुम्हारा ट्रीटमेंट करने की फ़ी की डिमांड कर रहा हूँ। फिर ठीक है, यानी आज रात हम अपना जहर भी उगलेंगे और काटेंगे भी, वो ऐसा कि ज़िंदगी भर उसके निशान नहीं मिट पाएंगे। यानी मैंने इस नागिन के जहरीले दांतों के ऊपर से कवर हटाकर बहुत बड़ी गलती कर ली। हाँ, अब उम्र भर आपको इस गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। ओके, बट मेरी तरफ देखकर एक बार ये तो बता दो कि मुझे क्या कीमत चुकानी होगी। जवाब में अनन्या ने अपनी हथेलियों से ढककर अपना चेहरा छुपा लिया और ये देखकर वरुण के चेहरे पर मधुर मुस्कान उभर आई। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।